आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो क्लर्क एग्ज़ाम है 2024 का, उसके लिए टॉप जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, 75th जो रिपब्लिक डे है भारत का, उसमें चीफ गेस्ट कौन से देश के राष्ट्रपति थे? ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डी ऑप्शन फ्रांस। तो 2024 में 75वां रिपब्लिक डे मनाया भारत ने, तो इसमें चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 16वें फाइनेंस कमीशन जो है भारत का, इसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन BVR सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन डॉक्टर अरविंद पनागरिया, सी ऑप्शन हीरालाल समरिया, डी ऑप्शन राजीव कुमार। तो 16वें फाइनेंस कमिश्नर बने हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी? ए ऑप्शन नीना सिंह, बी ऑप्शन रश्मि शुक्ला, सी ऑप्शन सोनाली घोष, डी ऑप्शन जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO बनी हैं जया वर्मा सिन्हा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नीति आयोग के नए CEO कौन हैं? ए ऑप्शन BVR सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन अनूप बनर्जी, सी ऑप्शन सुमन के बैरी, डी ऑप्शन नटराजन सुंदर। तो नीति आयोग के नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक क्या है? थिंक टैंक। अगला प्रश्न है आपके पास, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसके नए प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन अनुपम खेर, सी ऑप्शन R माधवन, डी ऑप्शन कैलाश नाथ कौल। तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया R माधवन को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे में स्थित है ये, जो कि महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है आपके पास, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CIF की पहली महिला हेड कौन बनी है? ए ऑप्शन नीना सिंह, बी ऑप्शन रश्मि शुक्ला, सी ऑप्शन अबनी चतुर्वेदी, डी ऑप्शन जया वर्मा सिन्हा। तो CIF की पहली महिला हेड बनी है नीना सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ए ऑप्शन अमित क्षत्रिया, बी ऑप्शन अरिंदम बागची, सी ऑप्शन रुचिरा कामोज, डी ऑप्शन गीता गोपीनाथ। तो इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन सुनील अरोड़ा, बी ऑप्शन राजीव कुमार, सी ऑप्शन ओम प्रकाश, डी ऑप्शन अरुण गोयल। तो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वर्तमान समय में राजीव कुमार। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के नाम से जिसे जाना जाता है, इसके नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? ए ऑप्शन नीना सिंह, बी ऑप्शन अनीश दयाल, सी ऑप्शन अनिल कुमार लाहोटी, डी ऑप्शन अरविंद पनागरिया। तो ट्राई के नए चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहोटी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन रेवंत रेड्डी, बी ऑप्शन मोहन यादव, सी ऑप्शन भजनलाल शर्मा, डी ऑप्शन चंपाई सोरेन। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन। डी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें
टाइगर ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है? अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ए ऑप्शन उदय उमेश ललित, बी ऑप्शन रंजन गोगोई, सी ऑप्शन जगदीश सिंह खेहर, डी ऑप्शन DY चंद्रचूड़। तो भारत के जो चीफ जस्टिस बने हैं 50वें नंबर के वो हैं DY चंद्रचूड़। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके नए चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन प्रमोद अग्रवाल, बी ऑप्शन अमोल मजूमदार, सी ऑप्शन प्रवीण श्रीवास्तव, डी ऑप्शन संजय कुमार। तो BSC इसके नए चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया प्रमोद अग्रवाल को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 में की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के नए डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन अरविंद वालिया, बी ऑप्शन प्रवीण सूद, सी ऑप्शन मनोज पांडे, डी ऑप्शन कैलाश नाथ कौल। तो CBI के नए डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया प्रवीण सूद को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया यानी CDS के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है सेकंड, यानी भारत के सेकंड CDS कौन बने? ए ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवाने, बी ऑप्शन मनोज पांडे, सी ऑप्शन अनिल चौहान, डी ऑप्शन बिपिन रावत। तो सेकंड CDS है भारत के अनिल चौहान। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसके नए चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन आशीष कुमार, बी ऑप्शन नवीन चावला, सी ऑप्शन KB शाजी, डी ऑप्शन चंद्रशेखर घोष। तो नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं KB शाजी। सी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? मुंबई में। और नाबार्ड की फॉर्मेशन की गई है 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न है आपके पास, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए ऑप्शन श्याम श्रीनिवासन, बी ऑप्शन समीर V कामत, सी ऑप्शन मोहित वर्मन, डी ऑप्शन राधा कृष्णा धमामनी। तो DRDO के नए चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है समीर V कामत को। बी इज द करेक्ट आंसर। DRDO जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में और इसकी फॉर्मेशन की गई है 1958 में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन R वेंकटारमनी, बी ऑप्शन केशव बनर्जी, सी ऑप्शन अशोक देसाई, डी ऑप्शन मिलन प्रसाद। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, और ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 76 में। तो नए अटॉर्नी जनरल भारत के बने हैं R वेंकटारमनी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके नए चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा, बी ऑप्शन अरूप कुमार सिंह, सी ऑप्शन राजेश्वर तिवारी, डी ऑप्शन मीना कुमारी गोस्वामी। तो NHRC के नए चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। ए इज द करेक्ट आंसर। NHRC जिसकी स्थापना 1993 में की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरमैन कौन हैं? ए ऑप्शन मेघना अलावत, बी ऑप्शन नीना सिंह, सी ऑप्शन नंदिनी वर्मा, डी ऑप्शन माधवी पुरी बुच। तो वर्तमान समय में सेबी की चेयरमैन हैं माधवी पुरी बुच और ये पहली महिला है जो कि सेबी की कोई महिला चेयरमैन बनी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन डॉक्टर मनोज सोनी, बी ऑप्शन
दुर्गा शंकर मिश्रा, सी ऑप्शन अनिरुद्ध सिन्हा, डी ऑप्शन हर्षवर्धन मिश्रा। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग जो है, जिसके बारे में आर्टिकल 148 जो है भारत का संविधान मेंशन करता है। तो कैग जो है वर्तमान समय में हमारे कैग कौन हैं? ए ऑप्शन राजीव कुमार, बी ऑप्शन आर वेंकटारमनी, सी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, डी ऑप्शन नील मोहन। तो वर्तमान समय में कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। सी इज द करेक्ट आंसर। कैग को कहा जाता है गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपके पास, नीति आयोग के वर्तमान 22 चेयरमैन कौन हैं? ए ऑप्शन राजीव कुमार, बी ऑप्शन आर वेंकटारमनी, सी ऑप्शन मनोज सोनी, डी ऑप्शन सुमन के बैरी। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के 22 चेयरमैन हैं सुमन के बैरी। डी इज द करेक्ट आंसर। और नीति आयोग का चेयरमैन होता है पीएम, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं? ए ऑप्शन वी अनंत नागेश्वरन, बी ऑप्शन वेणुगोपाल सिवान, सी ऑप्शन अजय त्यागी, डी ऑप्शन सुमन के बैरी। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत के वर्तमान समय में वी अनंत नागेश्वरन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? ए ऑप्शन आर उर्जित पटेल, बी ऑप्शन शक्तिकांता दास, सी ऑप्शन अजय त्यागी, डी ऑप्शन रघुराम राजन। तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। बी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, 2024 में भारत का जो सर्वोत्तम पुरस्कार है भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 9। तो 2024 में भारत रत्न अनाउंस किया गया है 5 लोगों के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से 1 पर्सन है अलाइव, मतलब जीवित है, और 4 पर्सन जो है वो उनको पॉस्थुमसली यानी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। जो अलाइव हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगला प्रश्न है आपके पास, झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? ए ऑप्शन माउंट कैलाश, बी ऑप्शन रोहतांग पास, सी ऑप्शन बेरीनाग, डी ऑप्शन तिब्बत। तो झेलम नदी निकलती है बेरीनाग से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए ऑप्शन एंडेस, बी ऑप्शन अल्प्स, सी ऑप्शन हिमालयन, डी ऑप्शन रॉकीज। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज है एंडिस माउंटेन रेंज। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप में। अगला प्रश्न है आपके पास, जो पाल्क स्ट्रेट है वो किन 2 देशों को अलग करती है? ए ऑप्शन स्पेन एंड मोरक्को, बी ऑप्शन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, सी ऑप्शन इंडिया एंड श्रीलंका, डी ऑप्शन रशिया एंड अलास्का। तो पाल्क स्ट्रेट मिलेगी आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 10 डिग्री चैनल जो है इनमें से किन 2 लैंड मासेस को अलग करता है? ए ऑप्शन लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, बी ऑप्शन अंडमान एंड म्यांमार, सी ऑप्शन अंडमान एंड जावा आइलैंड, डी ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ए ऑप्शन बोर्नियो, बी ऑप्शन ग्रीनलैंड, सी ऑप्शन मेडागास्कर, डी ऑप्शन न्यू गिनिया। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड आइलैंड। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आता है आपका डेनमार्क के कंट्रोल में है ये।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन MS धोनी, बी ऑप्शन मिल्खा सिंह, सी ऑप्शन मेजर ध्यानचंद, डी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के इतिहास की पहली महिला शासक कौन थी? ए ऑप्शन रजिया सुल्तान, बी ऑप्शन हामिदा बेगम, सी ऑप्शन मेहरुनिसा, डी ऑप्शन हजरत महल। तो भारत के इतिहास की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के पहले मुगल शासक कौन थे? ए ऑप्शन शाहजहां, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन हुमायूं, डी ऑप्शन बाबर। तो भारत का पहला मुगल एम्पायर था बाबर। बी डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मुगल शासन शुरू हो गया था भारत में बाबर के आगमन से। अगला प्रश्न है आपके पास, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST जो है वो कब इंप्लीमेंट हुआ है भारत में? ए ऑप्शन 1 अप्रैल 2017, बी ऑप्शन 1 मई 2017, सी ऑप्शन 1 जून 2017, डी ऑप्शन 1 जुलाई 2017। तो GST भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। डी इज द करेक्ट आंसर। और प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है GST डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के? यानी GST कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के इंट्रोड्यूस किया गया? ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 17, डी ऑप्शन 21। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 17, इनको मर्ज करके बनाया गया है GST। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर YS परमार, बी ऑप्शन रामलाल ठाकुर, सी ऑप्शन कृष्ण चंद्र, डी ऑप्शन जयवंत राम। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे कृष्ण चंद्र। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहली महिला स्पीकर कौन रही हैं? ए ऑप्शन आशा कुमारी, बी ऑप्शन विद्या स्टोक्स, सी ऑप्शन सरवीन चौधरी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो पहली महिला स्पीकर रही हैं विद्या स्टोक्स। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने एक नीति शुरू की थी जो थी कोई काम नहीं कोई तनख्वाह नहीं? ए ऑप्शन डॉक्टर YS परमार ने, बी ऑप्शन रामलाल ठाकुर जी ने, सी ऑप्शन शांता कुमार जी ने, डी ऑप्शन जयराम ठाकुर जी ने। तो इस नीति नो वर्क नो पॉलिसी, इस नीति को लागू किया था हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था भारत की आजादी के बाद? ए ऑप्शन स्टैफर्ड क्रिप्स, बी ऑप्शन लॉर्ड बेवल, सी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी। तो आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति पॉलिसी थी इसको किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड मिंटोवन। तो हड़प नीति को शुरू करने वाले थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ए इज द करेक्ट आंसर। 1848 में इन्होंने ये इस नीति को शुरू किया और पहला राज्य जिसमें ये नीति लागू की गई थी वो थी सतारा। इस नीति के अंतर्गत क्या था कि जिस राजा का आगे वंशज कोई नहीं है वो रियासत अंग्रेजों के अधीन आ जाएगी, और ये सबसे पहले सतारा में लागू हुई। अगला प्रश्न है आपके पास, सती प्रथा जो है भारत में किस वर्ष जो है बैन की गई? ए ऑप्शन 1828, बी ऑप्शन 1829, सी ऑप्शन 1830, डी ऑप्शन 1831। तो सती प्रथा को भारत में बंद किया गया था 1829 में। बी इज द करेक्ट आंसर।
और इसको बंद करने वाले वाइसरॉय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड एल्गिन, डी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 8 मार्च, बी ऑप्शन 5 जून, सी ऑप्शन 11 जुलाई, डी ऑप्शन 12 अगस्त। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन मुंबई महाराष्ट्र, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक में। डी इज द करेक्ट आंसर। इसरो की स्थापना की गई है 1969 में। अगला प्रश्न है आपके पास, कांग्रेस के 1905 के सेशन का प्रेसिडेंट कौन था और ये सेशन बनारस में आयोजित किया गया? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। तो आईएनसी के 1905 के सम्मेलन के प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले और ये सेशन बनारस में आयोजित किया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में की गई, तो इसके संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है यानी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है गुजरात राज्य की। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 12। तो प्रशासनिक मंडल हैं हिमाचल प्रदेश के 3। बी इज द करेक्ट आंसर। ये हैं एक शिमला में, दूसरा मिलेगा आपको मंडी में और तीसरा है आपका कांगड़ा में जो कि स्थित है धर्मशाला में। ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 5 जिले हैं, ये सबसे छोटा है क्योंकि इसमें 3 जिले हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कितनी हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 7। तो टोटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हिमाचल में 5। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन लोकसभा का स्पीकर, सी ऑप्शन राज्यसभा का चेयरमैन, डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो किसी बिल को निश्चित करना है कि मनी बिल है या नहीं, ये निर्णय करता है लोकसभा का स्पीकर। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके पास, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन पहली अमेंडमेंट 1951, बी ऑप्शन 7वीं अमेंडमेंट एक्ट 1956 को, सी ऑप्शन 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, डी ऑप्शन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको कहाँ से बोरो किया गया है, किस देश से? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान के किस शेड्यूल यानी अनुसूची में
वर्णन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में? ए ऑप्शन 9 शेड्यूल, बी ऑप्शन 10 शेड्यूल, सी ऑप्शन 11 शेड्यूल, डी ऑप्शन 12 शेड्यूल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है भारत के संविधान के 10th शेड्यूल में, 10वीं अनुसूची। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान में कितनी रिट्स को मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो भारत के संविधान में जो रिट्स हैं वो है कुल 5 रिट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की गई है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट की रिट्स मेंशन की गई है। और ये 5 रिट्स हैं। एक है आपकी हैबियस कॉर्पस, दूसरी है आपकी मैंडमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है आपकी सर्शरी, डी ऑप्शन, और आपकी 5वीं है आपकी क्यो वारंटो। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 5 रिट्स। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, यानी किस आर्टिकल में उसके बारे में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन 262 आर्टिकल, बी ऑप्शन 280 आर्टिकल, सी ऑप्शन 292 आर्टिकल, डी ऑप्शन 312 आर्टिकल। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 280 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकालीन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ए ऑप्शन 352 आर्टिकल, बी ऑप्शन 355 आर्टिकल, सी ऑप्शन 356 आर्टिकल, डी ऑप्शन 360 आर्टिकल। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 352। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुसूचियां हैं, यानी शेड्यूल्स कितने हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 22। तो वर्तमान समय में अनुसूचियां हैं 12। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा जो थी जिसने भारत के संविधान को तैयार किया था, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये कमेटी बनी थी आपकी 29 अगस्त 1947 में और इसके कुल मेंबर थे 7। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पर्सन है हिमाचल का जिसे सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन बाबा कांशीराम, बी ऑप्शन कृष्णानंद स्वामी, सी ऑप्शन भज्जूमल, डी ऑप्शन पंडित पद्मदेव। तो सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता है कृष्णानंद स्वामी को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भुंडा फेस्टिवल यानी भुंडा त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? ए ऑप्शन नग्गर, बी ऑप्शन निरमंड, सी ऑप्शन सिरमौर, डी ऑप्शन कुल्लू। तो भुंडा फेस्टिवल को प्रत्येक जो मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के निरमंड में मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। निरमंड मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल का मंदिर जो है जिसकी शैली पगोड़ा नहीं है, नॉट बिल्ट इन पगोड़ा स्टाइल? ए ऑप्शन पराशर मंदिर, बी ऑप्शन कामाक्षा देवी मंदिर, सी ऑप्शन भीमा काली मंदिर, डी ऑप्शन हिडिंबा देवी मंदिर। तो हिमाचल का वो मंदिर जो पगोड़ा शैली में नहीं है इनमें से, वो है भीमा काली मंदिर। सी इज द करेक्ट आंसर। भीमा काली मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा? सराहन डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अगला प्रश्न है आपके पास, कुलुत देश की कहानी जो नामक बुक है, किताब है, इसको किसने लिखा है? ए ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यान, बी ऑप्शन एम एस रंधावा, सी ऑप्शन देवराज शर्मा, डी ऑप्शन लालचंद प्रार्थी। कुलुत देश की कहानी जो किताब है इसको लिखा है लालचंद प्रार्थी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन कालका शिमला रेलवे लाइन, बी ऑप्शन पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, सी ऑप्शन ऊना नंगल रेलवे लाइन, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। हिमाचल की सबसे लंबी रेलवे लाइन है पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। ये 113 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पानी के घनत्व के अनुसार? ए ऑप्शन सतलुज,
बी ऑप्शन ब्यास, सी ऑप्शन रावी, डी ऑप्शन चिनाब। तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है पानी के वॉल्यूम के हिसाब से, वो है चिनाब नदी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क वर्तमान समय में कितने हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 7। तो वर्तमान समय में हिमाचल में नेशनल पार्क हैं 5। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप जीके के क्वेश्चंस को रिवाइज किया, जो कि आपके अपकमिंग हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट और पाथ फॉर सक्सेस में बने रहें। शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स।